गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। अगर आप डे टू डे लाइफ में देखें तो बहुत सी जगह पर हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है और बहुत से हमारे ऐसे इस्तेमाल है जहां पर वोल्टेज को घटाना पड़ता है। जैसे आप अपने घर में आइए, आप मोबाइल को जब चार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल चार्जर 220 वोल्ट पे नहीं, लो वोल्टेज पे काम करता है, तो हमें वहां पर उसका वोल्टेज 220 से नीचे लाना पड़ता है। वैसे ही बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि 220 वोल्ट पे नहीं काम करते हैं, तो हमें उनका वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है। यानी कि डे टू डे लाइफ में हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत है कि कुछ जगहों पर हमें वोल्टेज को लो करना है और कुछ जगहों पर हमें वोल्टेज को लो से हाई करना है। इस जरूरत को पूरा करता है ट्रांसफार्मर। तो इस चैप्टर में हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट का ही एक पार्ट है। तो पहले हम सबसे बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर स्टेप टू स्टेप चलते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप ये लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। जस्ट आई टोल्ड कि इसका काम है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे लाना। लेकिन ट्रांसफार्मर बेटा, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, यानी इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटती है। कैसे, यहां ये देखो। तो आप क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट लो वोल्टेज। तो अब आप समझिएगा, जब वोल्टेज लो होगा तो करंट हाई होती है। कैसे, मैं भी बता रहा हूं एंड में। लार्ज करंट एसी into high voltage small current, it also convert high voltage। अब आप बताइए, वोल्टेज अगर लो से हाई हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगी। यानी स्मॉल करंट AC into लो वोल्टेज लार्ज करंट AC। तो आप याद के लिए ऐसे रखें कि इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज AC को करता है। ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन DC। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन AC, AC मींस ऑल्टरनेटिंग करंट, एंड डज नॉट वर्क विद DC। डायरेक्ट करंट जो होता है, जो हम बैटरी वगैरह में लेते हैं, उसके साथ ही काम नहीं करता। अब ये आया कि जब ये वोल्टेज लो होता है तो करंट लार्ज, और जब वोल्टेज हाई होता है तो करंट स्मॉल क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप यहां लिखोगे, सिंस ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स देयर इज नो पावर लॉस। यानी एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसी भी हीट वगैरह एनर्जी में लॉस नहीं होगा। ये इस पे काम करता, आइडियली बात कर रहे हैं, रियलिटी में तो होता है। हालांकि हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, उसका डिजाइन ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि लॉस कम हो। लेकिन हम जब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो बड़ा आइडियली पढ़ते हैं कि भाई एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज P इज कांस्टेंट, यानी पावर कांस्टेंट है, एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा है। और P इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इक्वल टू आपको सबको पता है, VI होता है कांस्टेंट। अब आप यहां से देख लें, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। यानी अगर पावर कांस्टेंट है तो जब वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट कम, और जब वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा, इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। अभी हमने बताया बेटा कि ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इसे AC पे काम करता है, DC पे काम नहीं करेगा। अब बताइए, ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। और क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी फैराडीज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है, तो हम उसे भी इसके अंदर रख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आया, प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इट इज बेस्ड ऑन, हालांकि सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन ही लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन इज द पार्ट ऑफ फैराडीज लॉज ऑफ EMI, तो उसे भी लिख लेते हैं। फैराडीज लॉ ऑफ electromagnetic induction, and second, which is more important, mutual induction construction
व्हाट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन में आएंगे तो वैसे तो प्रैक्टिकली जाए तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली जाते हैं, सिर्फ ऑन पेपर कंसेप्चुअल पढ़ने के लिए जाए तो इसके मेन 3 पार्ट हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी कॉइल, सेकंड इज सेकेंडरी कॉइल एंड द थर्ड इज द कोर ऑन विच द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर वोन्ड, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी को लपेटा जाता है। इट हैज मेन 3 पार्ट्स। नंबर 1 प्राइमरी कॉइल, नंबर 2 सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर 3 लैमिनेटेड कोर। तो कंस्ट्रक्शन में अगर इसका एक सिंपल सा डायग्राम बनाए तो 2 तरह से इसका डिजाइन बनता है। उसमें एक तो ये है, कोर हो गया बेटा, लैमिनेटेड होता है, आयरन का कोर है। इसका शेप हम यहां पर स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन ये होना मैंडेटरी नहीं है। आप शेप जरूरत के हिसाब से जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए इसे बनाया जा रहा है चेंज हो सकता है। तो ये कोर है, इसे परतदार लेते हैं, आपको याद हो इसमें लेयर्स का बनाते हैं, तो इसे लैमिनेटेड कोर कहते हैं। और इस लैमिनेटेड कोर में इसका जो एक ये पार्ट होता है जिसे लिम्ब भी कह सकते हैं, इसमें हम एक कॉइल वुंड करते हैं। तो मान लीजिए जो कॉइल हमने इधर किया इसे हम प्राइम, तो यहां से इनपुट दिया जाता है, पी इज प्राइमरी कॉइल, ये एसी इनपुट है बेटा, एसी इनपुट यहां से दिया जाता है। इधर सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स में डिफरेंस होता है। जैसे यहां नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, उल्टा भी हो सकता है, इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो इधर कम होंगे। दोनों के हिसाब से इनका नाम अलग होता है, इनका काम भी अलग होता है, वही तो चर्चा करनी है आगे। तो यहां से बेटा आप क्या करते हैं, यहां से एसी आउटपुट लेते हैं, इसे एस से लिखा है तो इसे सेकेंडरी कॉइल कह सकते हैं। वैसे कई बार इसमें कोर ऐसा रहता है डिजाइन, कोर के सेंटर पर एक पार्ट होगा, जैसे कोर है, यहां देखिए कोर है, कोर पे मिड में आपका एक पार्ट होगा, लैमिनेटेड ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लैमिनेटेड होने से क्या फायदा होता है, एडी करंट का लॉस रोकता है। इसमें क्या होता है कि ये जो पार्ट है इसमें प्राइमरी कॉइल को इसमें अटैच किया जाता है, इंसुलेशन रहता है, मतलब एक दूसरे में टच नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कॉइल, अभी हम इसमें सेकेंडरी अगर लगा दें तो सेकेंडरी में ऐसे ले आता हूं, सेकेंडरी अगर आप ले आए, ये इंसुलेटेड होगी, एक दूसरे में टच नहीं करनी चाहिए। हालांकि वायर भी ऊपर से वार्निश या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का कोटिंग करके इंसुलेशन तो प्रोड्यूस ही किया जाता है। तो ये सेकेंडरी कॉइल जिसे हमने डॉटेड से बनाया, सेकेंडरी, ये प्राइमरी है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक ही पोर्शन के ऊपर, यानी ये कोर है लैमिनेटेड कोर, इसके एक ही पोर्शन के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को लपेट दिया जाता है, वुंड कर दिया जाता है। दिस डिजाइन इज ऑल्सो इन प्रैक्टिकल यूज, करेक्ट। तो अब आइएगा थोड़ा वर्किंग इसमें समझाते हैं, इस वाले को मिटा रहे हैं। वर्किंग का तो बेटा ये है, आप जैसा देखिएगा, इसमें हम सेकेंडरी पर आउटपुट लेंगे तो हम ये बना ले रहे हैं, सेकेंडरी आउटपुट है, ये प्राइमरी पे इनपुट है। इनपुट के लिए हम ऐसे कर देते हैं, हमने प्राइमरी पर इनपुट एसी वोल्टेज ये लगा दिया। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, आइएगा बेटा, ये प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, उन्हें नंबर ऑफ टर्न्स को एनपी ले लेते हैं। सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स को हम यहां पर एनएस ले लेते हैं। आपको पता है जब इस पे इनपुट एसी लगाया जाता है, एसी इनपुट, तो हमने ये एसी इनपुट लगाया ये, क्योंकि यहां से यहां जाने पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं, देखिए नंबर ऑफ टर्न्स एनएस ज्यादा है, तो होगा क्या, यहां पे आउटपुट एसी मिलेगा। और कैसे मिलेगा देखिएगा, आपको याद है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के अनुसार, जब प्राइमरी कॉइल में ये ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगी तो ये करंट वेरी करती है। देखिए बेटा, कभी जीरो, कभी ज्यादा, कभी जीरो, कभी दूसरी डायरेक्शन में ज्यादा, तो करंट इज चेंजिंग। ये चेंजिंग करंट इसके अंदर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स पैदा करेगा, और जब इसके अंदर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स लाइंस है वो सेकेंडरी से भी गुजरेंगी। तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन सेकेंडरी से भी गुजरती हैं, सेकेंडरी से जाती हैं, ये प्राइमरी से आ रही हैं, और ऑब्वियसली बात है ये ऐसे जाती है, ये ऐसे। तो यहां पर हम एक बड़ा आइडियलिज्म लेके चलते हैं, वो क्या
कि प्राइमरी से आने वाली सारी की सारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस सेकेंडरी से पास होती हैं, कोई भी प्राइमरी की फ्लक्स लाइंस इधर उधर वेस्ट नहीं होती है। जब इस ऑल्टरनेटिंग करंट को इस पे अप्लाई किया, ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी करती है, ऑब्वियसली बात इस सर्किट में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड से जो फ्लक्स आएगा वो सेकेंडरी में जाएगा, और जब सेकेंडरी में ये वेरिएबल फ्लक्स पास होगा तो तुम्हें पता है फैराडेज लॉ से कि जब फ्लक्स किसी सर्किट में चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर प्राइमरी में एट एनी इंस्टेंट टी फ्लक्स फाई है तो फाई इज व्हाट, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। तो बताइएगा जब फ्लक्स किसी इंस्टेंट पे टी है तो बताइएगा चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। तो देयरफॉर डी फाई अपॉन डी टी इन प्राइमरी इक्वल टू क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन पी, पी मीन्स प्राइमरी। अब जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्राइमरी में होगा वही तो सेकेंडरी में होगा। क्यों? क्योंकि सारी फ्लक्स लाइंस सेकेंडरी में जा रही हैं, इसलिए सेकेंडरी में एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। तो आप लिखोगे ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, due to change in flux induced EMF ES is produced in secondary coil। secondary coil में एक induced EMF पैदा होगा, फैराडे के लॉ से बता रहे हैं। और तुम्हें याद होगा ये induced EMF जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। आप सभी को याद होगा induced EMF होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो क्या है देखिएगा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी फ्लक्स ऑल्सो चेंजेस थ्रू द सेकेंडरी, इंड्यूस ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। अब माइनस साइन बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। क्लियर? तो अब अगर आप देखो सेकेंडरी में इंड्यूस ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, तो अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ऑब्वियसली बात सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने से इसमें से आउटपुट में आने वाला ईएमएफ बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका ईएमएफ जैसे ये थोड़ा देखिए इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और ऐसे ट्रांसफार्मर को जो ईएमएफ या वोल्टेज की पीक वैल्यू को बढ़ा देता है तो इसे स्टेप अप कहते हैं। आउटपुट हो गया एसी आउटपुट। अब एक चीज और देखिएगा इसमें बेटा, एसी आउटपुट आने के बाद क्या बात आती है कि अगर देखिए बेटा जब ये प्लस है तो ये भी प्लस है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस है। तो ये नोट में लिख दो क्या कि ट्रांसफार्मर में फेज और फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। जितनी फ्रीक्वेंसी की ये ऑल्टरनेटिंग करंट थी उतनी फ्रीक्वेंसी की ये बनेगी, और फेज में भी चेंज नहीं होगा। तो इन ट्रांसफार्मर देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड फेज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी में और फेज में चेंज नहीं होता है। मतलब अगर ये फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव था तो ये भी रहेगा, और ये सेकंड में नेगेटिव तो ये भी रहेगा। दूसरा, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही रहने वाली है। तो अभी हमने ये बताया कि दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी। अब हम बात करते हैं कि आप सबको याद है कि अगर प्राइमरी कॉइल में आप एसी करंट यहां पर डालेंगे, फ्लक्स में चेंज होगा, तो इस कॉइल में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसे बैक ईएमएफ कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इन दिस केस बैक ईएमएफ इज इंड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल ऑल्सो। तो अगर अब आप अगले का पार्ट लिखें तो देखो क्या आएगा बेटा, बाय द फिनोमिनन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के फिनोमिना से बेटे आपको याद होना चाहिए कि जिस कॉइल में बाहर से सर्किट से करंट भेजी जाती है, करंट में चेंज की वजह से उसमें मेन ईएमएफ के अलावा एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये आएगा बैक ईएमएफ ईपी इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी। प्राइमरी में एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्राइमरी पे अप्लाइड वोल्टेज होता है, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया ये वीपी था, और सेकेंडरी पर ईएमएफ ये मिला है लेकिन वोल्टेज वीएस था। कि ये वीएस है वोल्टेज, ये ईएमएफ है। अब हम यहां आते हैं, ये बैक ईएमएफ प्राइमरी पे आएगा, और बैक ईएमएफ का फार्मूला आपको याद है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। क्योंकि प्राइमरी की बात है तो एनपी लिखेंगे, इक्वेशन 2 आएगा। क्लियर?
तो प्राइमरी पर एक बैक ईएमएफ पैदा होगा क्योंकि उसके खुद के फ्लक्स चेंज की वजह से उसके मेन ईएमएफ के अलावा एक बैक ईएमएफ पैदा होगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वीपी जो है ये ईपी के बराबर होगा। वीपी इक्वल टू ईपी इक्वल टू माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है वो लगभग जीरो माना जाता है। हालांकि प्रैक्टिकली होता नहीं, मिनिमाइज करते हैं, लेकिन जीरो माना जाता है। सिंस रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी इज ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो अब अगर आप देखें बेटा क्या होगा, ये जो बैक ईएमएफ है इसके अंदर बैक ईएमएफ पैदा होगा। ईपी, ये जो इसके अंदर मेन जो वोल्टेज था वीपी, इसके बराबर होगा और खिलाफ होगा। तो वास्तव में देखो वीपी और ईपी की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और होना भी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है, और अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो तुम्हें पता है वीपी इक्वल टू बेटा होता है आईपी आरपी। और अगर आरपी जीरो है, आप देखें बेटा आरपी जीरो है तो वीपी को यानी नेट वोल्टेज कहना चाहिए। इसके अंदर नेट वोल्टेज जिसे हमने वीपी या वीपी डैश लिख लो, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अब आप इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, लॉजिक का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइमरी में जो बैक ईएमएफ पैदा होता है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, क्या इसके जो अप्लाइड वोल्टेज था, ये बेटा अप्लाइड वोल्टेज है, जो ये वोल्टेज अप्लाई किया है, क्या इसके बराबर होगा? तो आपको होगा हाँ होगा। क्यों? क्योंकि द रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल इज टेकन और अज्यूम टू बी जीरो, और अगर ये जीरो है तो इसके वोल्टेज वीपी को यानी नेट वोल्टेज को जीरो होना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब ये बैक ईएमएफ वीपी के बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, जिससे कि नेट वोल्टेज जीरो कर दे। तो ये पहली बात आई। तो ये बात यहां पर आई। आपको क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को ध्यान रखना है। देखें बेटा ईएस आ गया, ईपी आ गया, ईपी वीपी के बराबर हुआ। अब प्रश्न आया क्या ईएस यानी ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके ऊपर इंड्यूस ईएमएफ ईएस, क्या इस पे मिलने वाले जो आउटपुट वोल्टेज उसके बराबर है? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये सर्किट ओपन होता है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब हुआ, देखो हमने ये पॉइंट ओपन कर रखे हैं, और जो यहां से आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसे हम किसी लोड में भेजेंगे, और लोड का रेजिस्टेंस जीरो नहीं है बेटा। हमारे घर में ट्रांसफार्मर लगा करके चीजें भेजेंगे, लेकिन घर के अंदर हैवी इंस्ट्रूमेंट है, उनका रेजिस्टेंस जो है वो हम बहुत ही हाई मानेंगे, इन्फिनिटी मानेंगे। तो आप बताइएगा लोड जिसमें ये आउटपुट जाएगा उसका रेजिस्टेंस लगभग इन्फिनिटी है। तो तुम्हें पता है किसी भी सर्किट का किसी हिस्से का अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो तो वो अपनी ब्रांच में करंट को जीरो कर देता है, और जब करंट जीरो हो जाएगा तो आपको पता है, आप जाइएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में देखिएगा, तुम्हें याद है कि ईएमएफ इज इक्वल टू द प्लेट वोल्टेज इफ इट इज एन ओपन सर्किट। इन सेकेंडरी कॉइल Vs इज ऑल्सो इक्वल टू ES, इसके बराबर ही होना चाहिए। ऐसा लग रहा है ना जैसे प्लेट वोल्टेज ईएमएफ के बराबर है। ये क्यों होना चाहिए? बिकॉज ये ओपन सर्किट होता है, बिकॉज सेकेंडरी कॉइल इज assumed या इज ऑफ ऑलमोस्ट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों बेटा? क्योंकि ये जिस लोड में भेजा जाएगा, जिस जगह पर इसमें आप करंट को भेजोगे, वोल्टेज को भेजोगे, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। या ये कह सकते हो कि जो ये आउटपुट निकले हैं अगर हमने वो नहीं जोड़ा तो ये तो ओपन है ही है। तो दो बातें हैं कि हमने इससे कोई लोड नहीं जोड़ा, हमें अपने घर में किसी फ्रिज में करंट को भेजना है तो फ्रिज के वायर यहां लगाए जाएंगे। फ्रिज का रेजिस्टेंस इसके नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के सामने इनफाइनाइट माना जाएगा। तो अगर यहां लोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो भी तुम्हें पता है कि ईएमएफ वोल्टेज के बराबर होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करें बेटा, V इक्वल टू E माइनस आई आर वाला। तुम्हें याद होगा कि अगर ये ओपन सर्किट होता है तो I जीरो होता है, और अगर I जीरो होता है तो V और E यानी वोल्टेज और ईएमएफ क्या होते हैं? सेम हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ? सेकेंडरी इज ऑलमोस्ट एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होता है? इन्फिनिटी। इसलिए VS और ES सेम हो जाते हैं। तो इसलिए अब अगर हमें फाइनली लिखूं तो ये क्या आएगा? देयरफॉर प्राइमरी पर वोल्टेज और प्राइमरी पर ईएमएफ, आप अगर माइनस को हटा भी सकते हैं, माइनस d phi अपॉन dt होता है।
इसे इक्वेशन x1 लिख लें, और सेकेंडरी पर वोल्टेज और सेकेंडरी पर ये P कर देना बेटा, ये तो सेकेंडरी पे वोल्टेज Vs और Es माइनस NS d फाई अपॉन dt होता है, इक्वेशन x2 आ जाता है। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, देखो बेटा इस इक्वेशन में इसको डिवाइड करें तो यानी Vs अपॉन Vp आएगा, और ये तो देखो डिवाइडिंग x2 एंड x1, देखो Vs अपॉन Vp इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू, देखिए बेटा इसमें इसे डिवाइड करेंगे d5 अपॉन dt, d5 अपॉन dt कैंसिल होगा, माइनस जाएगा तो आएगा NS अपॉन NP, क्वेश्चन x3 आ गया। तो यहां पर देखिएगा कॉइल का जो EMF है ES वोल्टेज है VS और प्राइमरी का वोल्टेज VP, इसके रेशियो को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो यहां पर एक टर्म आएगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसे हम R से लिख रहे हैं बेटा। इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी पे ही आउटपुट लिया जाता है आमतौर पर, तो इसलिए सेकेंडरी का वोल्टेज ऊपर और प्राइमरी जिसपे इनपुट लेते हैं वो नीचे। तो ये Vs अपॉन Vp, इसलिए ES अपॉन EP, और इसलिए NS अपॉन NP का रेशियो होता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन x4 है। ऑब्वियसली बात है ये एक प्योर नंबर है क्योंकि इन दोनों का यूनिट सेम है, तो कैंसिल होगा, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस यानी प्योर नंबर होता है यह। अब एक चीज और पता है, ट्रांसफॉर्मर is based on conservation of energy, यानी there is no energy loss, law of conservation of energy। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पावर ऑन प्राइमरी एंड पावर ऑन सेकेंडरी सेम होता है, मतलब जितना प्राइमरी पे इलेक्ट्रिक पावर आएगा उतना ही सेकेंडरी पे जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और पावर का फार्मूला आप सबको याद है, P इक्वल टू होता है VI, ये इसे अप्लाई करिए तो देखो प्राइमरी पे V की जगह लिखिए VP, I की जगह लिखिए IP, सेकेंडरी पे VS और IS आएगा। तो आप ध्यान रखें, आप इस फार्मूले को लेकर के ही सवाल करेंगे। आप कहेंगे कि हम मानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पे पावर लॉस नहीं होता है, ऑन दिस बेसिस ही आप न्यूमेरिकल करके चलेंगे। क्लियर? अगर वो लॉस ना बताएं तो इतना आ गया। अब आगे और थोड़ा सा देखें इसमें, अगर मैं इसको डिवाइड करूं देखो क्या आएगा, देयरफॉर बेटा देखें Vs अपॉन Vp क्या आ जाएगा, देखो Vs अपॉन Vp क्या आएगा, IP अपॉन IS इक्वल टू IP अपॉन IS, ये बात आ गई। इसी क्वेश्चन को x7 लिख लो। अब आप देखो Vs अपॉन Vp यहां पे भी है, Vs अपॉन Vp R के बराबर और इन वैल्यूज के बराबर भी है, तो इसको उठा के एक बार यहां फिर से रखते हैं। तो देयरफॉर अगर आप देखें, you can say transformation ratio is how much? Vs upon Vp, Es upon EP, Ns upon Np, and आप देखिएगा Vs upon Vp था तो ये Ip upon Is था, ये रेशियो पलट जाता है Ip upon Is। तो इसे ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा x8। What is the efficiency of transformer? तो नेक्स्ट आइएगा efficiency of transformer, इसे ईटा से लिखते हैं। सभी आप लोग जानते हैं बेटे, एफिशिएंसी का मतलब ही होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट किस पे लिया जा रहा था? सेकेंडरी पे, तो इसका मतलब पावर आउटपुट का होता है पावर ऑन सेकेंडरी, और इनपुट कहां लिया जा रहा है? प्राइमरी पे, तो इसका मतलब पावर ऑन प्राइमरी, P फॉर प्राइमरी लिख रहे हैं। आपको ये भी पता है PS को लिख सकते हैं VS IS, और PP यानी पावर ऑन प्राइमरी को लिख सकते हैं VP IP। ये एफिशिएंसी आ गई। परसेंटेज निकालना हो तो इंटू 100 कर देंगे, या आप लिख दें ऐसे P आउट अपॉन P, या आप ऐसे लिख दें PS अपॉन PP इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा, या VS IS अपॉन VP IP इंटू 100 कर दे तो परसेंट आ जाएगा।
तो आप परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो ये बेटा एफिशिएंसी आया। अब बात ये आई कि एफिशिएंसी होती कितनी है। हम अगर इसे आइडियल मानते हैं बेटे, कि हम मानते हैं कि प्राइमरी से निकलने वाला सारा का सारा एनर्जी सेकेंडरी पे पूरा मिलता है, देखो प्राइमरी की एनर्जी और सेकेंडरी पे पूरी मिलती है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 100% है। तो इसमें दो बातें आ गई। क्या? पहला, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा? पावर ऑन सेकेंडरी एंड पावर ऑन प्राइमरी क्या होता है? सेम होता है। तो देयरफॉर आप देखो बेटा, पावर ऑन प्राइमरी पावर ऑन सेकेंडरी अगर सेम है तो ये दोनों देखो अगर सेम है तो कैंसिल हो गए, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 100%। तो ईटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो पावर ऑन सेकेंडरी पावर ऑन प्राइमरी इंटू 100, लेकिन तुम्हें पता है ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एफिशिएंसी तो 100% आ रही है, लेकिन ये आइडियल के लिए आ रही है। हर तरह के रेजिस्टेंस, हर तरह के डिसिपेशन, हर तरह का लॉस ऑफ एनर्जी आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ईटा इज नॉट या ईटा इज लेस देन 100%। बहुत ही बेहतरीन ट्रांसफार्मर बना लीजिए तो 95 तक कहते हैं पहुंच जाता है, लेकिन 100 तो कभी नहीं हो सकता। आप कहेंगे कि फिर इसको कैसे किया जाए? फार्मूला तो यही रहेगा, बताइएगा। देयरफॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए ईटा क्या आएगा? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, यह आएगा। इंटू 100 लिखना है, बाद में लिख लेंगे, यह आया। तो आप इसको इक्वेशन नंबर कुछ आप लिख लें, मान लीजिए A1 लिख लिया, यह आया। अब आप बताइएगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो इनपुट पे पावर दिया जाता है और जो आउटपुट पे पावर आता है वो क्या सेम होता है? नहीं। आपने इनपुट पे जो पावर दिया उसका एक हिस्सा आउटपुट में आया और कुछ हिस्सा लॉस हुआ, तो हम यही लिखेंगे, इफ पावर लॉस इज PL लॉस, अगर हम ये लिख लें तो पावर लॉस ये है, तो आप जरा मैथमेटिकली बताइए बेटे क्या है? अगर पावर लॉस P लॉस है तो आप बताइए क्या बना नियम? नियम ये बना कि जो इनपुट दिया गया वो कुछ हिस्सा आउटपुट में मिला और कुछ हिस्सा पावर लॉस में चला गया, ये बात आई। आमतौर पे हम ये मानते हैं, आमतौर पे होता क्या है कि इनपुट पता होता है, आउटपुट पता नहीं होता है। तो आउटपुट जरा यहां से उठा लो, P आउट इक्वल टू आएगा P इन माइनस P लॉस, आप ये कर सकते हैं। अब अगर आप इस इक्वेशन को आप पकड़ लो तो आप देखिएगा इक्वेशन A1 क्या बन जाएगा? इक्वेशन A1 एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? देखो बेटा, P आउट की जगह अगर ये लिखते हैं, P आउट अपॉन P इन, P आउट इज P इन माइनस P लॉस अपॉन P इन, ये आया। तो ईटा इक्वल टू बेटा आया, देखो P इन अपॉन P इन 1 माइनस पावर लॉस पावर इनपुट, ये एफिशिएंसी आया, इक्वेशन E2। और अब आप देखिएगा इस एफिशिएंसी को पता करने के लिए आउटपुट पावर की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इनपुट पावर और पावर लॉस पता कर दो, आपको पता चल जाएगा। और ये वैल्यू 0 अगर हो तभी एफिशिएंसी 1 यानी 100% आएगा। चलो परसेंटेज निकाल लें, देखो परसेंटेज एफिशिएंसी ईटा अगर हम निकालें तो क्या आएगा? 1 माइनस P लॉस अपॉन P इन इंटू 100%। आप खुद देखिएगा बेटा, अगर आप चाहते हैं एफिशिएंसी 100% हो तो फिर ये वैल्यू 1 आनी चाहिए, और ये 1 तभी हो सकता है जब ये दोनों P लॉस क्या हो? 0 हो। देखो बेटा, ये अगर 0 होगा तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 100 आ जाएगा यहां पर, लेकिन पावर लॉस 0 हो तो आइडियल है तो 100% आएगा, और पावर लॉस थोड़ा बहुत अगर होगा तो ये वैल्यू 1 में से घटेगी। ऑब्वियसली बात, ये एफिशिएंसी 100 से थोड़ी कम आएगी। क्लियर? तो बेटे अभी इसमें हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द यूज एंड व्हाट इज द वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब हम अगला लेक्चर में जो आएंगे उसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और
पावर लॉस, क्योंकि हम कितना भी माने ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी 100 से कम होगा तो इसका तो उससे पावर लॉस, एनर्जी लॉस होता है। किस तरीके से एनर्जी लॉस होता है उसको पढ़ेंगे और उसको मिनिमाइज करने की भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा ये बातें हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल को देखते हैं और इससे आपको फायदा होता है तो इसे आप एक बार सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि कई बार आप में से कई बच्चे चैनल को देखते हैं, उसका वीडियो जब जरूरत होता है देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दूसरा अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।